अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। देखो, एक कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट होती है, पब्लिक कंपनी, और जो फर्स्ट टाइम जब लिस्टेड होती है ना, तो वो पब्लिक से पैसा मांगती है। मतलब पब्लिक कंपनी कैन ओनली इशू शेयर्स टू द पब्लिक, सीधी सी बात है। लेकिन पता है, जब आईपीओ आता है ना, तो उसमें एक बहुत बड़ा खतरा होता है, पता है, वो है नॉन सब्सक्रिप्शन का। जैसे कि मैंने 1000 करोड़ का आईपीओ लाया, जरूरी है क्या लोग मेरे कंपनी में खरीद ले? आंसर इज नो, इट इज नॉट मैंडेटरी। तो पता है, एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि कहीं गलती से ऐसा ना हो जाए कि मेरा शेयर कोई खरीदे ही ना। भाई खरीदे ही ना मतलब मिनिमम जितना रिक्वायरमेंट उतना ना खरीदे तो दिक्कत हो जाएगा। कंपनी से बोलते हैं कि कम से कम 90% तो सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए अगर इशू करना चाहते हो तो कम से कम 90,000 रुपए तो आ जाना चाहिए, तब आप लोग को अलॉट करने का मौका दिया जाएगा, अदरवाइज आपको वापस देना पड़ेगा। फाइनेंशियली के साथ साथ ना इसमें एक इंटेंजिबल वाली दिक्कत है बहुत बड़ी, वो है गुडविल, इमेज। अगर जिस दिन पता है आपका आईपीओ अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ, इसका मतलब है कंपनी आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आप बस मार्केट से पैसा लेना चाह रहे हो, कोई आपके ऊपर पैसा लगाना ही नहीं चाह रहा है। आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं भाई, उनको दिक्कत हो सकती है इस चीज से। क्यों? क्योंकि आपकी गुडविल गिर जाएगी। अब होता क्या है ना, कंपनी इस टाइम पे ना अंडरराइटर से कांटेक्ट करता है। अंडरराइटर होते हैं आप लोग के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट मे बी अ बैंक हो सकता है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, चाहे इंडिविजुअल हो सकता है। उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि हम आपको कुछ कमीशन देंगे, उसके बदले आप हमारा शेयर बिकवा दीजिए। और ये बहुत बेस्ट अप्रोच है भाई शेयर को बेचने के लिए। कारण नॉन सब्सक्रिप्शन, इवन आप लोग ओवर सब्सक्रिप्शन तक भी पहुंच सकते हैं। समझ आए कि नहीं है? जो अंडरराइटर होता है ना, वो कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में इनिशियल टाइम पे इंटरमीडिएरी के रूप में काम करता है। मतलब कंपनी को वादा करेगा कि मैं आपके शेयर बिकवा दूंगा, बस बदले में आप कंसिडरेशन में मुझे एक रिटर्न में कमीशन दे दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा। मैं शेयर को बेचवा दूंगा, मैं इंटरमीडिएरी हूं, इसके बाद मेरा कोई काम नहीं है। आप मेरा पैसा सेटल कर दीजिए, बुक्स ऑफ एंट्री खत्म इसका। मतलब सिर्फ मैं शेयर को अंडरटेक करूंगा, मैं प्रॉमिस करूंगा कि मुझे इतने शेयर्स बिकवाने हैं, भैया बिकवा लेना। बिकवा दिया तो अच्छी बात है, नहीं बिकवाया तो खुद से जेब से देना पड़ेगा। भाई बहुत खतरनाक है अंडरराइटर, बताऊंगा तुम लोग को। मतलब उसने बोला कि 10,000 शेयर बिकवाऊंगा, एक गारंटी होता है, नहीं बिकवा पाए तू खरीदेगा फिर, सीधी सी बात है, क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है। अब बिकवाओ करके, समझ आया कि नहीं आया? जैसे बिक गया पैसा, पैसा सेटलमेंट हो गया, इनिशियल पीरियड में ही अंडरराइटर काम खत्म हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? और हर कंपनी कभी भी अगर कोई भी शेयर अगर इशू करना चाहती है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब होता है बेटा ऑफर डॉक्यूमेंट, और हर प्रोस्पेक्टस में अंडरराइटर का नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आप लोग को ये चीज बताना पड़ेगा कि हमारा अंडरराइटर, हमारा ब्रोकर एक्चुअल में है कौन। समझ आए कि नहीं आए? तो कुछ कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं, उसको थोड़ा ध्यान समझते हैं लिखते लिखते एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। क्या नाम है? एबीसी लिमिटेड। एक न्यू कंपनी है। ये चाहता है कि मैं पब्लिक को से शेयर इशू करवाऊं सर, मतलब मैं शेयर इशू करूं और पब्लिक मेरे से शेयर खरीदे। वॉन्ट्स टू इशू शेयर्स टू पब्लिक। पब्लिक के ऊपर ना शेयर इशू कराना चाहता है, लेकिन पता है एक बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत ही बड़ा रिस्क। कारण ध्यान समझना, आप नया कंपनी हो, एफपीओ नहीं ला रहे हो, आईपीओ ला रहे हो। नए कंपनी में लोग जनरली इन्वेस्ट नहीं करते, जाने पहचाने कंपनी में करते हैं। तो यहां पर जो सबसे बड़ा आपको रिस्क देखने मिलेगा वो रहेगा आप लोग का नॉन सब्सक्रिप्शन का। अगर पब्लिक ने पैसा नहीं खरीदा, शेयर नहीं खरीदा तो दिक्कत हो सकता है यार यहां पास। अगर नॉन सब्सक्रिप्शन अगर आपका हाँ है तो क्लियर से बात है आपकी इमेज गिरने वाली है, जिसको बोलते हैं फॉल इन गुडविल। क्या इमेज बच जाएगी भाई आप लोग की। और कंपनी के लिए गुडविल तो बहुत बड़ा मैटर करता है। समझ आया कि नहीं आया सबको? तो सर नॉन सब्सक्रिप्शन की कहानी है कि कंपनी से ये बोलता है कि कम से कम 90% जितना एप्लीकेशन है उतना तो आ ही जाना चाहिए भैया। तो यहां पर ये बोलता है रिक्वायर्ड मिनिमम 90% ऑफ शेयर इशूड। अब जितना इशू करना चाह रहे हो उसका 90% चाहिए ही चाहिए तुम लोग का। ये आप लोग का बोलता है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 क्लियरली बोलता है। इसी कारण अंडरराइटर रखा जाता है कि भाई कम से कम 90% तो आ ही जाना चाहिए, सीधी सी बात है।
तो इस रिस्क को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दिस, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट विथ financial institution to promote sale of shares। इसी रिस्क को ओवरकम करने के लिए कंपनी जो है ना कॉन्टैक्ट करती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, कि आप हमारे शेयर्स को प्रमोट करिए बेचने में। मेरा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वही मेरे लिए अंडर राइटर है। कौन है? अंडर राइटर, बीच का आदमी, इंटरमीडियरी। अंडर राइटर कौन कौन हो सकता है? इट मे बी अ कंपनी, यस, इट मे बी अ कंपनी, इट मे बी अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पीएफआई, और इट मे बी अ इंडिविजुअल और एनी अदर क्राइटेरिया, कोई भी हो सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मतलब इस रिस्क को कम करने के लिए नॉन सब्सक्रिप्शन कंपनी क्या करती है? अंडर राइटर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, प्रमोट करो भैया हमारे शेयर्स को बेचने में। तो यहां पास 3 प्रकार के आप लोग के एग्रीमेंट होंगे, तो ध्यान समझिएगा। थ्री टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट टू सेल शेयर्स। आप एग्रीमेंट करिए कि आप शेयर बेचेंगे। एग्रीमेंट टू सेल शेयर्स। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है गारंटी का। गारंटी देते हैं कि हम लोग मिनिमम इतना शेयर बेच के देंगे। टू सेल मिनिमम शेयर्स, इतने शेयर्स तो बेचने पड़ेंगे भाई। तीसरा एग्रीमेंट होता है टेकअप का, कि अगर आप गारंटीड नहीं बेच पाओगे तो तुमको खरीदना पड़ेगा। इफ गारंटीड शेयर्स नॉट सोल्ड, जो आप लोगों ने गारंटी दिया है, अगर वो शेयर आप सोल्ड नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? कौन खरीदेगा उसको? अंडर राइटर, दे विल परचेज। तो 3 प्रकार के आपस एग्रीमेंट होंगे। पहला एग्रीमेंट होगा कि आपको शेयर बेचना पड़ेगा भाई। दूसरा एग्रीमेंट गारंटी देना पड़ेगा कितना शेयर बेचोगे, और तीसरा नहीं बेच पाए तो खुद खरीदना पड़ेगा। इसको टेकअप एग्रीमेंट बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया सबको? एवरीवन, चलिए अब जब ध्यान दीजिएगा, कमीशन रेट समझते हैं। कमीशन रेट ध्यान दीजिएगा, इट मस्ट बी ऑथराइज्ड फ्रॉम द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अंडर राइटर को कमीशन देना एओए में ऑथराइज होना चाहिए। मैक्सिमम कितना परसेंट होगा, एक कंपनीज एक्ट 2013 बताएगा। एओए में कम होगा, चल जाएगा, दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं हो सकता। कंपनीज एक्ट में यह बोला गया है कि शेयर्स में ज्यादा से ज्यादा 5% कमीशन दे सकते हो, डिबेंचर में ज्यादा से ज्यादा 2.5% दे सकते हो, आप उससे ज्यादा कमीशन नहीं दे पाओगे। कमीशन रेट बोलता है आप लोग का, एक बोलता है 5%, एक बोलता है आप लोग को 2.5%। 5% बोलता है शेयर्स में, 2.5% आप लोग को बोलता है डिबेंचर में। शेयर में 5% तक कमीशन दे देना चल जाएगा भाई, 2.5% तक डिबेंचर में देना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ऑन इशू प्राइस, नॉट द फेस वैल्यू। आप जितने में इशू करोगे, मतलब मैं डिस्काउंट में इशू करूं या प्रीमियम में इशू करूं, जिसमें भी इशू करूंगा उसमें कमीशन मिलेगा। इसको बोलते हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम और डिस्काउंट।
10 रुपए की फेस वैल्यू थी, सॉरी 10 रुपए का फेस वैल्यू था, मैंने 2 रुपए प्रीमियम में इशू किया, कितने रुपए में दिया जाएगा? 12 रुपए में दिया जाएगा। यहाँ पास समझ आएगी नहीं है सबको? ठीक, चलिए देन आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। डन एवरीवन? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ABC Limited issued 1 lakh shares and underwritten as। ABC लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इशू करना चाहा, अंडरराइट कैसे हुआ है? एक्स ने बोला कि मैं 50,000 अंडर रिटर्न करूंगा, वाई बोलता है मैं 30,000 अंडर रिटर्न करूंगा, जेड बोलता है मैं 20,000 करूंगा, टोटल 1 लाख हो गया। ठीक है, इन्होंने 1 लाख का पूरा 100% अंडर राइटर के थ्रू होने वाला पास। लेकिन एप्लीकेशन आप लोग को रिसीव हुआ है सिर्फ और सिर्फ 80,000 का। कितने का? 80,000 का। अभी 90% केस को थोड़ा देर के लिए साइड रखते हैं, ठीक है, 90% के केस को 80,000 रिसीव हुआ। अब ना सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होने वाला है कि कौन सा एप्लीकेशन किसने लाया भाई? एक्स के थ्रू आया, वाई के थ्रू आया, जेड के थ्रू आया, कैसे पता करोगे तुम लोग? कारण मेरा बोलने का मतलब ये है कि एक्स ने तो 50,000 का वादा कर दिया, इस 80,000 में 50,000 कितना एक्स का है भैया? 50,000 है, 20,000 है कि 60,000 है कि 70,000 की पूरा 80 उसका है? ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ा अराइज होने वाला है, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। कैसे पता चलेगा भाई कौन से अंडर राइटर ने कितने शेयर्स बेचे? तो यहां पास आप लोग का एक मेन क्वेश्चन अराइज होगा, कौन से अंडर राइटर ने कितना शेयर्स सोल्ड किया? सबसे बड़ा क्वेश्चन, कौन कौन से अंडर राइटर ने कितना कितना सोल्ड किया? इसी के पर्पस के लिए ना एक कॉन्सेप्ट लाया गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जिसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन। मतलब जब जब कंपनी ना, जैसे कि एक्स बोलता है कि मैं 50,000 शेयर बेच दूंगा, तो उसको 50,000 शेयर देना पड़ेगा, उसमें मारेगा अपना सील, जिसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क। मतलब अब कंपनी के पास जो जो एक्स के नाम से सील में आएगा वो एक्स का शेयर है, फिर वाई के नाम के सील का आएगा तो वाई का है, और जेड का है तो भैया जेड का सील तो जेड का शेयर है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन। और जरूरी है, वरना तुम किसका शेयर तुम काउंट नहीं कर पाओगे। तो ध्यान समझिएगा, इसका मतलब होता है मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन for this purpose shares will be stamped as a mark। स्टैम्प किया जाएगा। जैसे कि इसमें लगा है एक्स का स्टैम्प, इसमें लगा है वाई का स्टैम्प, इसमें लगा जेड का, इसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? मार्क, जो किसी अंडर राइटर के मार्क से रहता है। यहां से आया सपोज 40,000, वाई से आया 30,000 और जेड से आया 10,000। यहां से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन से अंडर राइटर से कितना शेयर्स आया। इसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन। क्लियर है? ऐसे शेयर्स जिसमें स्टैंप नहीं लगा उसको अनमार्क्ड बोलते हैं। ऐसे शेयर जिसमें स्टैंप नहीं लगा क्या बोलते हैं? उसको अनमार्क्ड बोलते हैं। मतलब उसको कंपनी ने अपने एफर्ट से बेचा है भैया, कंपनी भी तो एफर्ट लगाएगी ना बेचने के लिए। तो उसके बाद कॉन्सेप्ट होता है आप लोग का अनमार्क्ड एप्लीकेशन का। अनमार्क्ड एप्लीकेशन
कंपनी विल इशू विदाउट हेल्प ऑफ अंडर राइटर, बिना अंडर राइटर के मदद के इशू करेगा, जिसको बोलते हैं एफर्ट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के एफर्ट्स। डन। चलिए बताइए एग्रीमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला एग्रीमेंट टू सेल, दूसरा गारंटी, तीसरा टेकअप। ये तीनों ध्यान रखना। अब जो है ना कॉन्ट्रैक्ट 2 प्रकार के होंगे आप लोग के। टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर राइटिंग। 2 प्रकार के आप लोग कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग नॉर्मल के नाम से जानेंगे। कौन से नाम से? नॉर्मल। दूसरे को हम लोग बोलेंगे फर्म अंडर राइटिंग। दूसरे क्या बोलेंगे हम लोग? फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग मतलब क्या होता है? अंडर राइटर जो है ना शेयर को खरीद लेंगे भैया शुरू में ही, इररिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक इशू। पब्लिक से पैसा आया ना आए, इसको बोलते हैं गारंटी, कि हम लोग इतना शेयर बेचेंगे बेचेंगे। तो लोग क्या बोलते हैं? फर्म अंडर राइटिंग। हम ही खरीद लेते हैं यार, गारंटी तुरंत खत्म कर देते हैं। जैसे कि 10,000 शेयर बेचने का वादा था, उन्होंने बोला कि हम 1,000 तो मिनिमम बेच देंगे, तो 1,000 उन्होंने खुद खरीद लिया। उसको क्या बोलोगे तुम लोग? फर्म अंडर राइटिंग। इसका मतलब होता है अंडर राइटर विल परचेज शेयर्स एट बिगिनिंग irrespective of पब्लिक सब्सक्रिप्शन। चाहे पब्लिक से सब्सक्रिप्शन आया ना आए कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? तो 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। फर्म अंडर राइटिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि मार्क डन मार्क में थोड़ा खेलना पड़ेगा तुम लोग को। समझ आया कि नहीं आया? अब सर क्वेश्चन, इस चैप्टर का मुद्दा क्या है? हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई इस चैप्टर को? मेन मुद्दा अंडर राइटर की कितनी लाइबिलिटी होगी। आई मीन टू से दैट अंडर राइटर कितना पैसा देगा कंपनी को। अंडर राइटर कितना पैसा देगा कंपनी को, मतलब वो क्यों देगा पैसा? मेरे को तो ऐसा लगता है कंपनी देगा ना अंडर राइटर को। किस नाम से देगा? कमीशन। अंडर राइटर देगा क्या कंपनी को पैसा? देना पड़ेगा। तो वही तो मेन लफड़ा है भैया। जैसे हमारे क्वेश्चन में आप लोगों ने प्रॉमिस किया था 1 लाख बेचोगे, कितना बेचा है आप लोगों ने? टोटल 80,000 बेचा है। ये चीज जान लीजिए। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी बोलता है मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने क्या बेचा को, तुम लोग आपस में समझना। मेरे को 20,000 शेयर चाहिए, मतलब चाहिए, सीधी सी बात है। मतलब अगर गलती से एक्स की डेफिशिएंसी हुई तो बी वाई को भी पूरा करना पड़ सकता है। मतलब तीनों अंडर राइटर साथ में कॉन्ट्रैक्ट में आए। लेट्स टेक एग्जांपल, सपोज इसने 40,000 किया, इसने 30,000 किया, ठीक है, और इसने 20,000 किया, 10,000। क्लियर है? अब ध्यान समझना। चलो एक्स से कम है, जेड का भी कम है, लेकिन वाई ने तो जस्ट अपना गारंटी पूरा कर दिया ना यार। इसके बावजूद भी हो सकता है कि आपको लायबिलिटी क्रिएट आ जाए। जनरली आता नहीं है, फर्म अंडर राइटिंग केस में रिवर्सल आता है, क्योंकि तुमको खरीदना पड़ेगा। जब तुम खुद शेयर खरीदोगे तो क्या पैसा नहीं दोगे क्या? तो यहां पास हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा, यहां पास हमको अंडर राइटर की लायबिलिटी कंप्यूट करनी है। जनरल एंट्री तो एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको अंडर राइटर की लायबिलिटी कंप्यूट करनी है कि कितनी उसकी लायबिलिटी आएगी। तो लिखेंगे आगे, मेन पर्पस ऑफ दिस टॉपिक। क्या मुद्दा है भाई टॉपिक का? टू कंप्यूट नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। मतलब अंडर राइटर्स अपने पॉकेट से कितना
पैसा पे करेंगे। क्वेश्चन, ये तुम्हारा मेन मुद्दा है। डन किड्स एवरीवन, हमको यही निकालना है हमेशा, नेट लायबिलिटी नेट लायबिलिटी नेट लायबिलिटी। एक टेबल बनेगा, क्वेश्चन खत्म। एक टेबल बस बनाना नेट लायबिलिटी का। तो चलिए एक एग्जांपल से लेते हैं नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का, आप लोगों को बेटर समझ आएगा। लिख लेते ऊपर एवरीवन, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल। ABC company issued 1 lakh shares of 10 rupees each। कितने शेयर्स? 1 लाख शेयर। कितने रुपए के भाव से? 10 रुपए के भाव से। The whole was issued by underwritten agreement by XYZ in ratio of 5:3:2। 1 लाख पूरे शेयर्स थे, पूरे की पूरे अंडर राइटर एग्रीमेंट में गए भैया। रेशियो क्या है? 5:3:2, मतलब एक्स कितना? 50,000, वाई कितना? 30,000 और जेड का 20,000। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर्स। 92,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए एंड द मार्क्ड एप्लीकेशन, एक्स का आया 50,000, वाई का आया 20,000, जेड का आया 10,000। डन। डिटरमाइन द नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। डन एवरीवन। तुमको ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 2-3 डाटा देखना पड़ेगा। सबसे पहले कितने एप्लीकेशन रिसीव हुआ? 92,000। मार्क्ड कितना रिसीव हुआ? 80,000। तो बाकी 12 क्या चीज है फिर? अनमार्क्ड है। अब अनमार्क्ड जो एप्लीकेशन है ना, ध्यान रखना, फुल्ली अंडर रिटर्न है तो तीनों में बटेगा, तीनों इसका जिम्मा उठाएंगे। कौन सा रेशियो में उठाएंगे? ग्रॉस लायबिलिटी। और ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो कितना पता तुम लोग को? 5:3:2। बस इतना करना है, सरप्लस एडजस्ट करना है और लायबिलिटी क्रिएट करनी है। चलिए आंसर, कंप्यूटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी। particulars x, y, z and total। डन एवरीवन। तुम्हारा सबसे पहला पोर्शन होगा ग्रॉस लायबिलिटी। क्या होगा? ग्रॉस लायबिलिटी। उसी के रेशियो में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो अनमार्क्ड ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में ही बटेगा। कुछ और दे दिया गया तो वो बांट लेना। ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो क्या है? 5:3:2 का। टोटल कितना था? 1 लाख। अगर मैं रेशियो बांटना चाहूं तो
50,000, 30,000 और 20,000। डन एवरीवन? ठीक। अब आप लोग माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन को। किसको माइनस करोगे? मार्क्ड एप्लीकेशन। बताइए कितना मार्क्ड आया है? 50,000, 20,000, 10,000। टोटल मार्क कितना? 80,000। बताइए कितना बचता है? एक्स का 0, मतलब पूरी लाइबिलिटी उसने खत्म की अपनी। इसका 10,000, इसका 10,000, 20,000। अभी भी अनमार्क्ड बाकी है। फिर आप लोग माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। रेशियो क्या होगा? 5:3:2। इसको बोलते हैं बेटा ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो। टोटल अनमार्क्ड कितना है तुम लोग का? 12,000। 12,000 कहां से आया? 92,000 माइनस 80,000। बताइए रेशियो बांट के। 6,000, 1 मिनट, 3,600 देन 2,400। अब बताइए बैलेंस कितना बच रहा है? -6,000, 6,400 देन 7,600। यहां आपको बचेगा 8,000। क्लियर है? यहीं तक तुम्हारा मेन कंप्यूटेशन होता है। लेकिन किसी की लायबिलिटी नेगेटिव नहीं आ सकती, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव करना है तो भाई अंडरराइटर एग्रीमेंट हुए तो बाहर कौन सा आएगा? बाकी लोग। सीधी सी बात है। इस क्वेश्चन में तुमको एक चीज समझ आ जाना चाहिए, तो एक्स ने ना ज्यादा सब्सक्राइब कर लिया, मतलब ज्यादा पैसा दे दिया है भैया। देना कितना चाहिए था? 50। कितना हो गया उसका? 56 हो गया भाई। तो 6 के बाहर कौन सा आएगा? वाई और जेड से आएंगे। समझते जाइए। माइनस surplus of x to y and z in ratio of gross liability। इन दोनों का क्या रेशियो था? 3:2 का। यहां पास तुम्हारा 6,000 प्लस हो जाएगा, यहां तुम लोग का माइनस होगा 6,000 इंटू 3/5, 6,000 इंटू 2/5। 3,600 यहां माइनस होगा और 2,400 यहां माइनस होगा। अब जो तुम लोग का आंसर आएगा ना बेटा, वो होगा तुम लोग का नेट लायबिलिटी। जीरो देन 2,800, 5,200। डन एवरीवन? मतलब इतने शेयर्स इन लोग को खरीदना पड़ेगा, वाई और जेड को। तुम लोग वादा कितने किए थे पता है? 1 लाख का। कितने का किए थे तुम लोग? 1 लाख का वादा किए थे तुम लोग। कुल मिला के 92,000 तो आ गया था। 80 मार्क्ड आया, 12 अनमार्क्ड आया। 8 कौन देगा? तुम ही लोग दोगे। और तुम ही लोगों में से कौन देगा? वाई और जेड। वाई और जेड ही क्यों? कारण भाई एक्स तो अपने पूरा दे चुका है, उससे ज्यादा दे चुका है। समझ आया कि नहीं आया? और एक चीज बात बताऊं, एक्स के ज्यादा देने के कारण ना वाई और जेड को थोड़ा भार कम पड़ा है, अगर देख पाओगे तो। वरना इनका कितना धपता है? 6,400 और 7,600। क्लियर किड्स एवरीवन? यस और नो? चलिए